एक तो ये विपत्ति, ये दुख की घड़ी जो अचानक जिंदगी में आई है, उसके बाद से बिना किसी सबूत के सिर्फ स्पेकुलेशन पर ऐसी बातें होना कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है। और शायद इसीलिए जब शरद पवार सामने आए तो सबसे पहले उन्होंने यही बात कही कि इस पर नहीं होना चाहिए किसी तरह का भी फोरेंसिक टीम, विमान राजनीति फोरेंसिक टीम जो है वो भी हादसे की जगह पर मौजूद है। जो बताया जा रहा है एनडीआरएफ की टीम है, ये कोशिश है, विमान का ब्लैक बॉक्स तो बरामद कर ही लिया है, कल ही पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। जो तस्वीर इस तरफ दिखाई दे रही है उसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री, गोवा के भी मुख्यमंत्री आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार लगातार वहां पर संपर्क में है और कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्थित तरीके से सब कुछ हो। और उस तरफ पहली तस्वीर में वो काफिला है और जब आप उनके बेटों को हाथ जोड़े अपने पिता की तस्वीर के साथ देखते हैं तो एक मतलब हर किसी का मन पिघल जाता है। एक मतलब इस उम्र में अपने पिता को खो देना, और वो भी अजित पवार जैसा, अजित दा जैसा व्यक्ति जिनके बारे में कहा जाता था कि सुबह से रात तक वो लोगों के बीच में रहते थे। मतलब कई नेताओं के बारे में अक्सर ये चिंता जाहिर की जाती है या बात होती है कि भाई वो नेता तो एक्सेसिबल ही नहीं है, पर अजित दा तो ऐसे थे जो सुबह 6 बजे से रात तक लोगों के ही बीच में रहते थे। उनका काम करना ही वो मानते थे कि वो उनका धर्म है। कई बार क्या विचारधारा है, क्या आइडियोलॉजी है, इसमें लोग फंसे रहते हैं, लेकिन उनका ये सब मामला नहीं था। उनका मामला था कि भाई जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनका मैं काम कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। इस कड़ी में अगर साहिल याद करे, अनेकों ऐसे नेता वैसे हुए हैं, लेकिन 2-3 नेता जिनके नाम बिल्कुल मुंह जबान याद आते हैं। एक रामविलास पासवान, अगर आप बिहार में चले जाइए आपको आज तक ऐसे अनेकों लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि इन्होंने, मेरे साहब ने मेरी नौकरी लगाई थी, साहब ने मेरा ये काम कराया था। अजित दा की भी वही एक छवि वहां पर रही कि भाई अगर कोई उनके दरवाजे पर काम लेकर आया है तो उसका काम होना चाहिए। और नेताओं से लोग यही तो उम्मीद रखते हैं साहिल, इसी वजह से आज ये हुजूम है। क्योंकि कहते हैं ना कि कितने लोग आपकी विदाई की घड़ी में आए, उसी से पता चलता है आदमी कितना बड़ा था। गेल्या 24 तासांपासून लिहिणारे हात थरथरतायत, बोलणारे शब्द कापरतायत। वेंकटेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। वेंकटेश जी, यही शायद सबसे बड़ी चीज थी उनकी। हम लोगों ने भी चुनाव महाराष्ट्र में एक्सटेंसिवली कवर किया है। इस पूरे इलाके में एक बार आप पहुंच जाइए, आपको खुद ही पता चल जाता था, बात करते ही पता चल जाता था कि अब आप पवार के पॉलिटिकल डोमिनेंस की जगह पर आ गए हैं। अजित दा की अजीब लोकप्रियता यहां पर है। अंजना जी, अगर जो दृश्य आप दिखा रही है उसके अंदर देखिए कि पूरा रूरल ग्रामीण महाराष्ट्र वहां दिखाई देता है। जो जुनून है, हाँ। जो लोगों का इतना बड़ी तादाद पे आया है, और वो दिखाई देता है कि अजित पवार की लोकप्रियता दिखाई देती है, उनकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है। और जो काम उन्होंने बारामती के लिए किया, वो बारामती के लिए जिए और बारामती के लिए आखिर उनका जो हुआ, जो अंतिम सांस भी वहाँ बारामती के परिसर में उन्होंने ली है। ये बात सच है कि महाराष्ट्र ने पिछले 10-15 सालों में बहुत अच्छे अच्छे लोग खोए हैं। उनके उनका जो मृत्यु है अनैसर्गिक रही है। जैसे प्रमोद महाजन रहे, उसके बाद में विलासराव देशमुख रहे, उसके बाद में फिर गोपीनाथ मुंडे रहे, आर पाटिल रहे, और उसी कड़ी में अजित पवार का भी हुआ है। वो खुद चाहते थे कि एक दिन मैं चीफ मिनिस्टर बनके जो मेरी जो योजनाएं है, मेरी जो इमेजिनेशन है, जो मैं महाराष्ट्र बनाना चाहता हूँ, उसका मुझे मौका मिलना चाहिए। और उन्होंने कभी वो छुपाया नहीं था, लेकिन वो हुआ नहीं है। आज देखिए, जैसा साहिल ने कहा कि महाराष्ट्र के हर हर पेपर में पूरे एक पेज का एड बीजेपी का रहा है। और बाद में इनका लेख भी, विशेष लेख भी है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। तो दिखाई देता है कि ये कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन जो होता है, उनकी पर्सनैलिटी है, उनके काम करने की एक शैली थी, जो आप सब लोग बता रहे हैं, सब लोगों को पता भी है। एक शैली थी उनकी, और हर लीडर की एक एक शैली होती है, और इस शैली से उन्होंने महाराष्ट्र में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लोगों को इन्फ्लुएंस, लोगों को उसको क्या कहते हैं, उसको आदर्श उनका सामने रखा है। और ये जो सदमा हुआ है 2 दिन से, लोग उससे भूल नहीं पा रहे।
नहीं, बिल्कुल किसी के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है। हम लोग भी ये तस्वीरें देख रहे हैं, यकीन करना मुश्किल है। आप उनके इंटरव्यूज देखिए, हर इंटरव्यू में और हंस के कहते थे कि हाँ भाई मुख्यमंत्री बनना था, क्या करे, बनते बनते रह जाता हूं। एक जो उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर था, जिस तरह से वो जिंदगी को देखते थे, कितने सारे उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में आए, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा हमेशा के लिए बस यही एक संदेश अपने पीछे छोड़ जाएगा कि अगर आप मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहे तो फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारे साथ साहिल जुड़ गए हैं। बृजमोहन जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं। साहिल, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लोगों का काम करना उनकी प्राथमिकता थी। विचारधारा और क्या विचारधारा है, कौन सी पार्टी है, क्या है, इन सबसे परे वो लोगों का काम करते थे, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हुजूम आ रहा है। और फिर उनकी वो कठिन, एकदम सीरियस लम्हे में अचानक से कुछ कह देना कि मुझे नहीं पता बाकी कल कौन शपथ ले रहा है, लेकिन मैं तो शपथ ले ही रहा हूं। एक सरल भाव। देखिए अंजना, ये कह सकते हैं कि एक नई पॉलिटिक्स उनकी दरअसल थी एक तरीके से, और भले आइडियोलॉजी अलग हो, लेकिन काम के मामले में मुझे कभी कभी लगता है कि राजनीतिक नेता से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, उस तरीके से अजित पवार का हमेशा रवैया था। पॉलिटिकल पार्टी के नेता के रूप में दरअसल उनकी पार्टी में उनके चाचा काम संभालते थे। आइडियोलॉजिकल मुद्दे क्या होने चाहिए, अलायंसेस किससे होने चाहिए, किस पार्टी के साथ संबंध किस तरीके से बनाने चाहिए, पॉलिटिकली पार्टी का स्टैंड क्या होना चाहिए, किसी मुद्दे पर क्या भूमिका रखनी चाहिए। अजीत पवार चूंकि ज्यादातर समय सत्ता में बिता चुके थे, उनका ज्यादातर पूरा रुख इस पूरे मामले पर होता था कि अगर मंत्री होने के नाते या नेता होने के नाते वो किसी का काम करा सके, और उसी के नाते अगर वो लोगों से जुड़ सके। आज भी हम लोगों से जब बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे आए हुए हैं कि जो दरअसल एनसीपी से नहीं है, जो कांग्रेस से भी नहीं है, जो शिवसेना से है, कुछ लोग किसी और पार्टी से है, लेकिन कहीं ना कहीं अजित पवार ने कोई ना कोई उनका काम किया है। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वो अपने आप को ज्यादातर पेश किया करते थे, और सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए यही हुई थी 2023 के बाद में कि उसके बाद अब पार्टी के पॉलिटिकल डिसीजंस भी उन्हीं को लेने पड़ने लगे थे। तो कई ऐसे मुद्दों पर क्या भूमिका लेनी है, उसको लेकर थोड़ी बहुत जद्दोजहद वहां पर होती थी, लेकिन अब थोड़ी देर में यहाँ पर जो राजनीतिक सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ में उनकी विदाई होगी, वो उसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। मुझे लगता है कि गन सैल्यूट अजित पवार को दिया जाएगा। कटेवाड़ी में जो उनका पुश्तैनी गांव है, वहां पर पुलिसिया बैंड वहां पर था और उन्हें तिरंगे में लपेटा गया, और वहां से उनका शव अब यहाँ पर लाया जाएगा। पूरी तैयारियां हो चुकी है। किसी भी वक्त यहाँ पर अजित पवार का पार्थिव यहाँ पर पहुंचेगा, और एक गन सैल्यूट की भी यहाँ पर तैयारी चल रही है। पुलिस के जवान यहाँ पर पहले से तैनात है, उनको कतार में खड़ा कर दिया गया। जैसे ही उनका पार्थिव यहाँ पर लाया जाएगा, उसके बाद ये गन सैल्यूट की तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है। पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और जिसकी बात आप यहाँ पर कर रही थी कि अजित पवार से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण, अलग अलग समय पे अजित पवार सिर्फ पार्टी में नहीं तो सरकार में भी एक अलग अलग भूमिका निभा चुके हैं। 2 बार उनको मौका आया मुख्यमंत्री बनने का, दोनों बार उनके हाथ से मौका चला गया। सबसे ज्यादा बार महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री, और कई बार मजाक पे वो ये बात कह चुके हैं। एक बार देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और वो एक ही मंच पर थे, और वहां पर उन्होंने गिनवाया कि देवेंद्र फडणवीस 1999 में आए और मुख्यमंत्री बन गए विधानसभा में। 2004 में एकनाथ शिंदे विधानसभा में आए, वो मुख्यमंत्री बने, जबकि अजित पवार 1993 में महाराष्ट्र विधानसभा में आए, लेकिन फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। ये बात भी वो कह चुके हैं कि दरअसल वो सीनियर है इन दोनों से, लेकिन फिर भी दोनों के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया हुआ है। तो अब गन सैल्यूट की यहाँ पर तैयारी चल रही है। और तस्वीर भी दिख रही है साहिल, नितिन गडकरी दिख रहे हैं शरद पवार के साथ। मुझे लगता है लोगों के आने का, पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कौन कौन अभी तक वहां पर पहुंचा है? जी देखिए, अभी जो सामने हम देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे हम यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, नितिन गडकरी, पवार परिवार के साथ में उनका काफी निजी और करीबी रिश्ता रहा है। एक वक्त था जब अजित पवार ने कहा था कि नितिन गडकरी महाराष्ट्र के बहुत अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हालांकि नितिन गडकरी उसके बाद केंद्रीय राजनीति में चले गए। अजित पवार का पार्थिव शायद मुझे लगता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेगा। शरद पवार 9:30 बजे से यहाँ पर बैठे हुए, उनके साथ में अलग अलग पार्टियों के नेता, प्रफुल्ल पटेल मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, राज ठाकरे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं,
नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसका मैंने जिक्र किया। छगन भुजबल यहाँ पर दिख रहे हैं, चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र में मंत्री है वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और बाकी तमाम नेता और मंत्री भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर उनका पार्थिव यहाँ पर पहुंचेगा और उसके बाद उन्हें गन सैल्यूट दिया जाएगा। दाई तरफ अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देखिए कि वहां से ये एंट्री होगी उनके पार्थिव की। लोग दरअसल यहाँ पर भारी संख्या में इकट्ठा, एक बार जरा कैमरामैन अगर पैन करके दिखा दे तो पता चलेगा कि ये पूरा विद्या प्रतिष्ठान का जो ग्राउंड है वो पूरी तरीके से भर चुका है। कुछ स्क्रीन्स यहाँ पर लगाई गई है क्योंकि हर कोई तो आगे नहीं पहुंच पाएगा। वीआईपीओ की कतार भी एक तरीके से आम जनता की कतार इतनी ही लंबी यहाँ पर नजर आ रही है, और यही कहीं ना कहीं पवार परिवार और उसके साथ साथ अजीत पवार का भी योगदान है। वो संपर्क एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका यहाँ पर है।